एक्सक्यूज मी सर। जी अलीना। सर आपको सुंबल ने शायद मेल की थी लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने और सुंबल ने मतलब ये डिसाइड किया है कि फूड बायोटेक्नोलॉजी बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स। तो नहीं, फूड बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स मैं खुद दे रहा हूँ। सर आप बता दें हम किस पे करें फिर। मैंने क्लास में बताया था कि अभी कुछ लोगों के टॉपिक्स रहते हैं, मुझे सर्च करने हैं, तो मैं अर्लीस्ट कन्वीनियंस में सर्च करके दे देता हूँ। डोंट वरी, ठीक है। ग्रुप किसके साथ आते हैं और टॉपिक भी। जी सॉरी, ग्रुप किसे नहीं पता। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे बच्चा, अस्सलाम थोड़ा वालेकुम सा सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सर सेल आपको एंड मेल टिश्यू की। कल्चर की जो प्रेजेंटेशन है बच्चा आपकी आवाज़ कट रही है। सोलिंग सर। वालेकुम अस्सलाम। कौकब साहब कैसे हैं? ठीक ठाक सर। वो लास्ट क्लास में आपने लिस्ट का कहा था प्रेजेंटेशन की, हम्म, तो सर 5-6 ग्रुप्स नहीं दिए हैं। मैं 2 दिन 3 दिन बैठा रहा हूँ, आप जितने आए थे वो मैंने फिर आपको मेल कर दिए। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। कौकब परेशान ना हो करो तुम छोटी छोटी बातों पे। इस तरह सर तुम्हारे सेल सर के एंड टिश्यू बाल। कल्चर का ग्रुप बता दें मेरा। अच्छा, ग्रुप्स मैं नहीं बना रहा, स्टूडेंट्स खुद ग्रुप बना रहे हैं। मतलब मैं, इतनी लिबर्टी तो होनी चाहिए ना बच्चों के पास कि वो खुद से ग्रुप्स बना लें। मतलब इतने छोटे तो नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने किसी के भी ग्रुप्स नहीं बनाए, सब ने खुद ही अपने ग्रुप बनाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ग्रुप्स नहीं मैनेज कर सके, किसी के साथ कंसेंसस पे पहुंच ही नहीं सकते, उनके ग्रुप्स मैंने बनाए हैं। तो आप देख लें, इफ़ यू वांट टू पेयर अप विद समवन मुझे बता दें, अदरवाइज फिर जो भी फ्री होगा मैं उसके साथ आपका ग्रुप जो है वो अलाइन कर दूंगा। चलें ठीक है हाँ जी। सर। और सर मुझे फूड बायोटेक्नोलॉजी का अपने ग्रुप बता दें आज ही, ताकि हम प्रेजेंटेशन बना लें उसकी। बच्चे, फूड बायोटेक्नोलॉजी के ग्रुप्स भी मैंने नहीं बनाए बेटा। यू गाइस आर ग्रोन अप, 7th सेमेस्टर है, मैं क्यों ग्रुप्स बनाऊंगा? अपने कंफर्ट के हिसाब से सर सब लोगों ने नहीं, ग्रुप्स जो है वो मेरा अलाइन कर लिए मेरा हैं। सिंबल का बना हुआ है। जी, तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि ग्रुप नहीं बना हुआ मेरा आपका? सिंबल का बना हुआ है, आपने जस्ट हमें टॉपिक बताना है। आप टॉपिक कहें ना, फिर ग्रुप तो ना कहना बच्चे। सर टॉपिक बताना है आपने। हाँ, बट यू आर सेइंग द ग्रुप, तो टॉपिक बता दूंगा मैं आपको। मैंने मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि सर एट वो माई मैं अर्लीस्ट सेल कन्वीनियंस आई बायोटेक्नोलॉजी की विल। बात कर रही हूँ, सेल एंड टिश्यू कल्चर की। चलें, मैंने पिछली क्लास में बताया था और आपको अभी भी बता रहा हूँ कि एट माई अर्लीस्ट कन्वीनियंस आई विल सर्च द टॉपिक एंड लेट यू नो। ओके सर थैंक हाँ जी, हाँ जी। यू। सर आपको मेल की थी कि टॉपिक जो है हमारा स्टेम सेल कल्चरिंग है सर। उसके रिसर्च पेपर हम सर्च कर रहे थे, तो उसमें सर पूरी पूरी मतलब मेथडोलॉजी आ रही है, लंबे लंबे प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। तो सर हम प्रोटोकॉल्स अब डिस्कस नहीं कर सकते प्रेजेंटेशन में। तो मत करें, आपको किसने कहा कि स्टेम सेल पे करें? आप कोई और टॉपिक ले लें। You सर और just भी have to टॉपिक present the research. You just have to present the research paper. Doesn't matter that is on the stem cell or not. But you guys have selected the stem cell, so that's why I replied to you कि उसके अकॉर्डिंगली कोई पेपर सेलेक्ट कर लें। अब अगर आपको प्रोटोकॉल एटसेट्रा मिल रहे हैं तो डोंट गो फॉर दैट, जस्ट सेलेक्ट अनदर टॉपिक, डोंट वरी अबाउट इट। सर टॉपिक भी नहीं ना इतने कैची मिल रहे हैं। इट्स फाइन, कैची कैची होना जरूरी नहीं है मैन। इंटरेस्टिंग, साइंस में सारी चीज़ें कैची नहीं हो सकती। कुछ साइंटिफिक देख लो। सर जिस सर आपने फूड की लिस्ट दी थी, इसमें भी लिस्ट दे दें अगर आप। नहीं, इसकी लिस्ट नहीं होगी, ये आप लोग खुद सर्च करेंगे। वी हैव डिसाइडेड इन द क्लास। तो थोड़ा सा खुद भी सर्च कर लो जैन, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल टेक अ टाइम। पबमेड पे सर्च करो, व्हाई डोंट यू यूज द पबमेड और द गूगल स्कॉलर फॉर द सर्च, एज वेल एज यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसा मेरे रिसर्च गेट है और बेशुमार है। ट्राई टू सर्च इट ऑन यार, यू आर डूइंग रिसर्च एज वेल इन दिस बीएस, तो ये चीज़ें तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए थी।
सर कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा कोई टॉपिक अच्छा। No problem. और time ले लो थोड़ा सा. We have a lot of time up to the end of January. We have more than 2 months maybe from now. This is 9th session. परेशान ना हो अगर जैन तुम भी कॉकम की तरह बड़े परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे. ये छोटी छोटी बातें जो है ये बंदे के बाल गिरा देती हैं सारे परेशानी के साथ. Don't worry. चले सर आज फिर ट्राई करता हूँ। हाँ try again. ओके सर। हाँ good. सर सेलर टिश्यू कल्चर का मतलब हमने टॉपिक खुद सिलेक्ट करना है, ये रैन उसकी बात कर रहा है। Oh great. It must be Maruf Khalid. जी सर मारूक। हाँ मतलब कोई इतना गैर हाजिर जो हो सकता है कोई मारूफ खालिद ही हो सकती है. नहीं सर मैं गैर हाजिर की बात नहीं ओह मैं गैर हाजिरी की बात नहीं है। अभी आपने अलीना को कहा कि मैं खुद टॉपिक दूंगा और और अभी मैं थोड़ी देर के लिए गई थी और वापस आई और रैन बात कर रहा था टॉपिक के, मुझे लगा शायद खुद सेलेक्ट करने हैं। अच्छा आप अभी अगर एक थोड़ी देर फिर जाएंगी फिर वापस आएंगी तो हो सकता है तब तक हम कुछ और डिसाइड कर चुके हों. दैट वाज मिस अलीना वाज टॉकिंग अबाउट द फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड मिस्टर जैन अब्बास दैट इज टॉकिंग अबाउट द सेल एंड टिश्यू कल्चर. So do not mix two courses with one and each other. तो अच्छा जी. हमने So सेल एंड टिश्यू कल्चर का खुद सेलेक्ट करना है। definitely. ओके और इस पे एक प्रेजेंटेशन हो भी चुकी है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूंगे. बच्चों ने इस पे आर्टिकल सर्च करके उसकी प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंटेशन सर्च कर ली. इस प्रेजेंटेशन दे भी दी है पिछली क्लास में. जी सर। जी चलो सही है. मैं मुझे लगा कि आपको अपडेट करता रहूँ ना मैं साथ साथ कि what is the status and what we have done so far in the class. Okay. Acha ji, so coming towards the topic that we are going to start today, and before starting this topic, I just have to ask some questions. If you guys have any query or any confusion from the last session, you can ask, and I have waited for the 10 minutes and I told you 9 up to maximum 9:40 हम allow किया करेंगे class में entry को, and no 9:40 and I have enabled the waiting room right now. So जी anyone if you guys have any question from the previous session and कोई बात समझ में ना आई हो, कोई relevant और irrelevant question previous topic को लेके हो तो आप पूछ लें, फिर हम आगे move करते हैं. Okay? Abdul Rafi, are you there? Yes, sir. तुम्हें समझ आ रही हैं चीजें, मतलब लाइक तुम बोलते कम हो, so that's why I need to ask. जी सर मैं नोट्स बना रहा हूँ साथ साथ तो मुझे आ रही है. अच्छा चलें सही. अच्छी आदत है नोट्स बनाना. Okay, and who else is there? Okay. अच्छा जी, before starting the topic, I have another task to complete it on. मुझे आप लोगों की yes, who is going to present on the next in the next class? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैंने और रेशमा ने पढ़ना। मुझे नाम बताएं प्लीज. आयशा लोधी एंड रेशमा। आयशा लोधी एंड रेशमा. सर मैंने और मारिया ने आज प्रेजेंट करना था। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनका नाम लिख रहा हूँ. हाँ जी, मैंने आपका लिखा Okay, हुआ sir. है. आयशा एंड रेशमा, they are going to present on the 14th of December. ऐसा ही है जी आयशा लोधी? ठीक है बच्चे. एंड फूड, आप फूड का प्रेजेंट करेंगे. गुड. एंड any other on the in the coming class that is on 14th of December. सर अगर आज हमारी नहीं हो रही तो हम नेक्स्ट नहीं क्लास आपकी में दे आज हो रही देंगे। है, आपकी आज हो रही है, आपकी ओके आज हो रही है, ओके don't worry सर about it. ओके सर। हाँ, any other? सर मैं और दुर्र रमेशा आरिफ हम देंगे जो नेक्स्ट वीक की सेकंड क्लास होगी ना, यानी कि थर्सडे को. And I suppose from this May you means Maru Khalid and मारूफ खालिद एंड दुर्र रमेशा आरिफ थर्सडे को. okay, नहीं, and you मंडे को. Monday is the 14th of December. Okay, ओके थर्सडे ठीक है. सर, थर्सडे को. आप एक दफा डिसाइड कर लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा. Don't worry about it. ओके
हाँ ओके एनीवन एल्स भाई इसके अलावा कोई मुझे ताकि मुझे लिखवा दें मेरे पास एक वो आ जाए स्केड्यूल आ जाए so that's why I would be able to manage the things because time is getting short and we have to complete a lot of tasks. So Maru Khalid, she is going to present with Durra Ramesha Arif at 17th of December and the date is Thursday day है और date 17th. Okay, sorry. Okay जी इसके अलावा जी कोई और in the next week anyone voluntarily नहीं तो फिर मैं एक आध को कह दूंगा तो फिर खुद ही प्रेजेंट करवाऊंगा जी सर मरियम संजय को दे देंगे संजय लाइन को दीजिए कब देंगे सर थर्सडे वाले दिन नेक्स्ट वीक okay and just let me write it down Sajal and Khadija and भाई एक ग्रुप मुझे मंडे के लिए और चाहिए मंडे द कमिंग मंडे anyone चले मैं फिर खुद ही अपनी मर्जी से कह देता हूँ फिर आप लोग जो हैं वो प्रेजेंट कर दीजिएगा एंड दिस वन इज ओके ओके हुमा माजिद आर यू देयर हुमा माजिद हुमा आपके साथ बच्चे ग्रुप किसका है सर ज़ैनब ज़ैनब हयात इज शी देयर नो सर चलिए उन्हें बता दीजिएगा यू गाइस हैव टू प्रेजेंट ऑन द 14th of December बच्चे नो सर ये तो बहुत जल्दी हमारी ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन है So I'm not concerned with the other courses. मैंने ये topics आपको कम से कम 15 दिन पहले दिए हुए हैं. In all the previous classes I used to assign the topics 1 week before the presentation. तो बच्चे अब इस तरह ना करें मेरे साथ आप. अब आप लोग इस पे देख लें. Don't worry about it. You have a weekend और इसके बाद हमारे पास 3-4 दिन अभी मजीद हैं और अब topics जो हैं कम से कम 15 दिन पहले के मिले हुए हैं. तो इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. So you guys are presenting on the 14th of December. Miss Aisha Lodi and Miss Reshma, Huma Majid, Zainab Hayat. जैनब को बता दीजिएगा. और मिस मारू खालिद हैं, दुर्र रमेशा आरिफ हैं और सजल एंड खदीजा हैं. They are presenting on the 17th of December. चलें ये तो हो गया डिसाइड फाइनली. और अच्छा इसके अलावा मुझे चलें मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा. टॉपिक भी साइन करते हैं हमें आपने बोला था. मैंने क्या बोला था असद रियाज? तो आपने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्लास का मैंने नहीं कहा था. मैंने कहा था कि मैं जैसे कोई टॉपिक्स मिलेंगे मैं आपको साइन कर दूंगा एंड माय अर्लीस्ट कन्वीनियंस. ओके डोंट वरी. ओके सर. चलें सही है जी. थोड़ा सा पढ़ते हैं नाउ. दिस इज टाइम टू रिकॉल सम प्रीवियस थिंग्स. एक्चुअली पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जी. हेलो आप में से किसी ने कुछ कहा है? मुझे आवाज़ नहीं पूरी आई. ऐसा लगे जैसे डिस्टॉर्टेड वॉइस है. चलें नहीं कहा तो अब पढ़ते हैं. एनीवेज वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज अबाउट द रोल ऑफ एंजाइम इन द इंडस्ट्री. And you are familiar with it. Enzymes are playing a crucial role in the development and the formulation of different kind of foods. और जब हम फूड्स की बात करें उसमें स्पेसिफिकली मीट को लेके हमने पिछली क्लास में डिस्कशन की. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द बायोकेमिस्ट्री of the muscles as well as the meat properties and meat characteristics. और फिर हमने ये देखा कि what are the characteristics that should be present in the meat. और अगर ये प्रॉपर्टीज मीट में होगी तो देन वी विल कंसिडर दिस इज द बेस्ट क्वालिटी मीट. ऑल्दो the type of the animal, breed, its age, it also affect the quality of the meat, but there are certain intrinsic characteristics which may be determined by the endogenous enzymes. They also determine the meat quality.
एंड मीट क्वालिटी के साथ साथ उसमें फिर हमने ये देखा कि किस तरह से हम मीट की टेंडरनेस जूसीनेस को इन्हांस कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड सम पॉइंट्स अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द मीट क्वालिटी और उसमें कुछ एंडोजेनस एंजाइम्स की बात की कैल्पेन एंड कैल्पस्टैटिन कैल्पस्टैटिन दैट इज एन इनहिबिटर एंड कैल्पेन दैट इज एन एंजाइम व्हिच इज अ प्रोटीएज और प्रोटीएज कौन सा है सिस्टीन प्रोटीएज है एंड दिस इज कैल्शियम डिपेंडेंट और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड दिस could be performed after the slaughter and this will decrease the this will increase the decline in the pH and this will accelerate the decline in the pH as well as it would accelerate the development of the tenderness. इसके साथ साथ we can improve the quality of the meat by providing the calcium ions to increase the activity of the endogenous enzymes. Why we need to apply the calcium ions? Because these calpins and some other proteases that are the calcium ion dependent enzymes, so that's why to enhance their activity, this is necessary to increase the calcium ions, because when there is a post-mortem period, in that period, because calcium pumps are not working, so that's why it may be the decrease in concentration of the calcium into the muscles. So that's why if we dip and if we provide the salt solution that are enriched with the calcium, in that case we can provide the enzymatic activity and to enhance the tenderness of the meat. फिर हमने बात की about the exogenous enzymes, and among the exogenous enzymes we talked about pepin and the bromelain, ficin, और इसके साथ साथ मैंने बताया कि तीनों रिप्रेजेंटेटिव एंजाइम्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर ब्रॉड रेंज, दे कैन वर्क एट द ब्रॉड रेंज ऑफ पीएच as well as at the broad range of the temperature, and they are considered grass, generally regarded as safe. इसके साथ ही साथ we talked about the sources from where these exogenous enzymes can be obtained, and these are the papaya plant and along with it the immature fruits of the pineapple. और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि bromelain जो है that can also be obtained from the Escherichia coli and it has some economic impacts, cost effective है, cost बहुत कम है इस case में, and it can be produced at the large amount. Some other enzymes that we have also discussed, that is the gingiben and acetinidine, and acetinidine that is obtained from the kiwi fruit, and the other one that is being obtained from the ginger juice, and so that's why that is termed as ginger protease. This was the plant Ficus glabrata, from where we can obtain the ficin enzyme, and ficin enzyme is also the cystine protease. फिर उसके साथ हमने कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे कि why we discourage the use of the plant-based exogenous enzymes, because sorry, they can be at the heat and they can cause the over tenderization, as well as they are climate affected, and ये through out the year जो है हमें इनके supply constant नहीं रहती, because plants and they grow well in some specific seasons, not throughout the year. और फिर हमने देखा कि we have an alternates in the form of the Bacillus subtilis and Bacillus amyloliquefaciens. These are two microbial strains that are responsible to produce the subtilizin as well as neutral proteases. So Aspergillus oryzae, that was another fungal strain that was responsible to produce the enzymes which are very useful in the meat and poultry industry. So this was the brief summary that we discussed in the previous class about the meat quality enhancement, और किस तरह से मीट की जो different properties हैं इनको different enzymes के uses से हम enhance कर सकते हैं. So today we are going to start with another topic, and this topic is about the enzymes which are involved in the dairy industry. Or when we talk about the dairy industry, this is just related with the milk, or जो milk consumption है human history में, do you guys have any idea कि milk consumption कब से है? मतलब हमें कब से proof मिलते हैं कि milk is being consumed by the human? Any idea about it?
जी फिर मोनिका एंशियंट टाइम से जब से हमारे पास जब से हिस्ट्री जितनी रिकॉर्डेड है तब से हम सुन रहे हैं कि मिल्क तो होता है, कैटल को हमेशा यूज करते हैं फॉर मिल्क। सही है। इसके अलावा किसी का कोई आइडिया जी? From which time or the what time we are you consuming the milk? कब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बता सकता हो? एक तो महानूर ने कुछ पॉइंट्स इसमें बताने की कोशिश की है। एनीवन एल्स? जी तो मुझे पता जो रिकॉर्डेड है वो एंशिएंट इजिप्ट में था कि वहाँ पे मिल्क की कंजम्पशन होती थी फॉर या बाथिंग पर्पसेस और फॉर फूड। यस यू आर राइट। एक्चुअली सर इनिशियली जब से जी बोलिए आई वुड बोलिए। से कि जब से मैमल्स इवॉल्व हुए हैं, मतलब मैमल्स अपनी फुल फॉर्म में आ गए थे, तो तब से ही मिल्क की कंजप्शन स्टार्ट हो गई थी। सो आई वुड नेवर से कि किसी रेवोल्यूशन ने आके किया था, बस जब मैमलियन स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो गए थे, मैमल्स इवॉल्व हो गए थे, तो तब से मिल्क की कंजप्शन स्टार्ट हो गई थी। ओके इस पे जो हमारे पास बहुत सारे जो प्रूफ्स मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, वो ये हैं कि व्हेन the human race was started, they were actually consuming the meat products of the animals. Animals का जो मिल्क कंजम्पशन है ये स्टार्ट होती है जब ह्यूमन ने एनिमल फार्मिंग को स्टार्ट किया, जब एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल पहले तो हंटिंग और हंटिंग के थ्रू मीट कंजम्पशन जो थी सिर्फ उसी पे फोकस था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड द फार्मिंग ऑफ द एनिमल, और उसके साथ साथ हमारे पास जब फार्मिंग के रिजल्ट में बहुत सारे मैमल्स रखने शुरू किए, और उसके बाद ह्यूमन कंजम्पशन में मिल्क कंजम्पशन जो है वो आई। और मिल्क कंजम्पशन जो है इसके हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, दे आर 5 to 6 centuries प्रायर इन BC। वहाँ से मेरा ख्याल है इसका हमारे पास स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉटरी पॉट्स मिले थे जिनमें मिल्क रिमेन्स या जिनके अंदर मिल्क लिपिड्स के रिमेन्स जो थे वो कुछ डिस्कवर हुए। तो इससे यही जो टाइम एस्टिमेशन है वो यही बनती है कि फ्रॉम द नियोलिथिक एरा, if we categorize the historic eras into different phases, so from the Neolithic era, the milk consumption that was actually started, और ये बनता है कोई 5 to 6 centuries BC maybe। और इस टाइम पे जो हमारे पास मिल्क कंजम्पशन है उसके, अच्छा अब मिल्क कंजम्पशन के साथ ही इट इज़ कंसिडर दैट कि मिल्क कंजम्पशन के साथ ही बहुत सारी जो ह्यूमन लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ। उससे पहले हंटिंग और काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल था, और जब एक्टिव लाइफस्टाइल से सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जो पहला डाइवर्जन है, दिस इज़ एक्चुअली फार्मिंग ऑफ द एनिमल एंड द कंजम्पशन ऑफ द मिल्क। तो इसकी हमारे पास कुछ प्रूफ्स मिलते हैं। एनीवेज मिल्क के अंदर जो हमारे पास एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जो मिल्क प्रोसेसिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, इनको डिस्कस करने से पहले बिल्कुल हम उसी तरह जिस तरह हमने मीट क्वालिटी के लिए कुछ मीट की बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द मिल्क एंड हाउ मिल्क इज़ how milk is composed of and what kind of constituents it may have. So when we talk about the milk consumption, it may contain the water, proteins and some carbohydrates along with the fats. और वाटर कंटेंट चूँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा है, प्रोटीन्स जो हैं दे आर आल्सो इन एक्सेस क्वांटिटी। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर 4% है वेट बाय वेट, and among these carbohydrates lactose is most important, and you know that lactose is that is a combination of glucose and the galactose. अभी जो lactose है मिल्क के अंदर, that lactose that may convert into some other sugars as a result of the transferases, and transferases are the enzymes that are converting this lactose into some other sugars. तो lactose composition है, so that is the major content of the carbohydrate content into the milk, और जो थ्रू आउट द वर्ल्ड मिल्क कंजम्पशन है एक्चुअली उसके अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो काउ मिल्क है, दैट इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड एंड द कंज्यूम्ड मिल्क, अप्रोक्सीमेटली 83% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क दैट इज बेस्ड ऑन द काउ मिल्क। इसके अलावा जी दैट इट इज़ कंसिडर्ड दैट मिल्क इज़ द सप्लाई ऑफ सम डाइटिक रिक्वायरमेंट्स, एंड जिसके अंदर हमारे पास फॉस्फोरस, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स,
प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा हैं। और चूँकि लैक्टोज दैट इज़ डाइसैकेराइड, और लैक्टोज के अंदर हमारे पास हुआ करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और this is linked by the beta 1,4 linkage. You are familiar with it. Beta 1,4, that is a glycosidic bond in the lactose. So lactose is responsible for some milk properties such as osmotic pressures, and इसके अलावा कुछ फैट्स को मेंटेन रखने में लैक्टोज अपना रोल प्ले करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सॉरी, जो मिल्क फैट्स हैं दे आर एक्चुअली मेनली कंसिस्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इसके साथ साथ मिल्क के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इसके साथ साथ मिल्क के अंदर फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट, and along with these phospholipids are there the surface proteins basically, which are responsible for the stabilization of the fat globules into the milk. So milk जो है वो lipids का source भी हो सकता है, और क्योंकि मिल्क के अंदर कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो फैटी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मौजूद हुआ करती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें मिल्क जो है दैट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ विटामिन्स, और मिल्क के अंदर चूँकि हमारे पास मिल्क के अंदर कुछ कंटेंट्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं और कुछ जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हुआ करते हैं। व्हाट आर द हाइड्रोफिलिक न्यूट्रिएंट्स इनटू द मिल्क? सो जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स मोस्टली जो हैं दे आर द हाइड्रोफोबिक, और जो विटामिन्स एटसेट्रा हैं दे आर आल्सो हाइड्रोफोबिक। सो फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं दे मिक्स द विटामिन्स along they mix the vitamins into the aqueous phase of the milk. इसके अलावा मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी की क्वांटिटी है, विटामिन ई की है, बायोटिन की है, कोबाल अमीन की है, और राइबोफ्लेविन की है। राइबोफ्लेविन इज एक्चुअली द विटामिन B2। और अब अगर हम मिल्क में मौजूद प्रोटीन्स की बात करें तो approximately a milk that may contain 3 to 6% of the proteins, and these proteins ये जो proteinaceous content है मिल्क का that is mostly consist of the casein protein, और casein जो है approximately 70 to 80% मिल्क प्रोटीन का बनाती हैं casein proteins। और अगर हम casein proteins की मज़ीद बात करें इसकी कंपोजिशन पे casein protein में, तो casein protein जो है that is actually consist of 4 types of the proteins. One is the alpha S1, alpha S2, beta and kappa. These are the sorry 4 types of the proteins actually जो कि casein content का different percentage बनाते हैं। For example अगर alpha S1 है तो that is 38% of the casein protein, alpha S2 that is 10% only, and beta that is 35%, and the kappa casein that is 12% present into the form the casein content. अच्छा, इसके अलावा अगर हम मज़ीद अब इस प्रोटीन पे थोड़ी सी डिस्कशन करें कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड हाउ दे वेरी, तो इसमें हमारे पास जो प्रोटीन का कंटेंट है उसमें हमारे पास इन द कंपोजिशन ऑफ कैसीन बेसिकली द मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है वो प्रोलीन का है। प्रोलीन इज एन अमाइनो एसिड एंड प्रोलीन रेजिड्यू दैट इज मैक्सिमली प्रेजेंट इन द कैसीन, और इस प्रोलीन की प्रेजेंस की वजह से जो कैसीन का स्ट्रक्चर है दैट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर सेकेंडरी और टर्शरी करैक्टरिस्टिक्स और टर्शरी स्ट्रक्चर्स तक प्रेजेंट हैं कैसीन के अंदर ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन। और अब इस रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से दैट इज ड्यू टू द प्रोलीन the milk and the milk proteins they are now able to bear the high temperature. They can bear the thermal treatment and with severe changes in the milk properties. तो अब इस वजह से ये जो कैसीन प्रोटीन जो कि प्रोलीन है, प्रोलीन एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से कैसीन के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेजेंट, एंड ड्यू टू दिस rigidity the casein or the milk proteins they are able to bear the thermal treatments, और फिर इसी वजह से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसे पेस्चराइज करते हैं मिल्क को तो कैसीन प्रोटीन्स जो हैं दे यूजुअली डू नॉट डीनेचर। अच्छा, अब मज़ीद अगर हम इन अल्फ़ा बीटा और कैपा प्रोटीन पोर्शंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो कैसीन सब टाइप जो बीटा, अल्फ़ा S1 और अल्फ़ा S2 है,
इनमें सेरीन रेजिड्यू भी होते हैं और मोस्टली दीज सेरीन रेजिड्यूज दे आर फॉस्फोरिलेटेड। और बाकी इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है मिल्क के अंदर, दैट इज़ द लैक्टोग्लोबुलिन एंड अल्फा लैक्टोअल्बुमिन। ओके, लैक्टोग्लोबुलिन एंड अल्फा लैक्टोअल्बुमिन। और कैसीन जो है, कैसीन प्रोटीन जो है नॉर्मली दैट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुप्रामोलेकुलर असेंबलीज, और सुप्रामोलेकुलर असेंबलीज इनको माइसेल्स कहते हैं, माइसेल्स। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा माइसेल्स की। तो अभी तक हमने सिर्फ मिल्क कंपोजिशन, मिल्क के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, कैसीन, कैसीन के कंपोनेंट्स, कैसीन के कंपोनेंट्स में अमीनो एसिड्स कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं रैंडमली, और उन अमीनो एसिड में प्रोलीन और फास्फोरिलेटेड सीरीन, और उसके अलावा जो कैसीन प्रोटीन एक सुप्रामोलेकुलर स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम माइसेल कहते हैं। हमने अभी तक ये डिस्कशन की है। यहाँ तक जी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। No problem. Kokam, no questions? No sir. आपको समझ में आई है बात या? कोकम तुमसे पूछ रहा हूँ कोई बात समझ में आई है कि नहीं आई? मैं कैसे रिपीट कर दूं? नहीं मतलब इमोशनली हो गया तो। Anyways, this is the diagram for the micelles. और micelles क्या हैं? They are the supramolecular structures which are constructed by the parts of the casein, और parts कौन से हैं? अल्फा, S1, S2, बीटा एंड द kappa। अब अगर इन micelles पे फोकस करें ना, तो इसमें जो बीटा, अल्फा S1 और अल्फा S2 हैं, they form the central region here. They form the central region. इनको कवर कर रही है kappa casein, that is forming the outer surface. अच्छा, अब इस kappa casein के अंदर we have the we have the phosphate groups attached with this beta S1 or S2, and these phosphate groups they are extended out, ये extend out कर रहे हैं like here, ठीक है। और इसके अराउंड, ये पूरे माइसेल के अराउंड we have an aqueous layer जो कि वाटर की लेयर है, इसको सराउंड कर रही है like this, ठीक। तो मिल्क के अंदर बेसिकली जो प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन खास तौर पे, that is present into the form of micelles. Micelles का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कोर रीजन है that is formed of the beta, alpha S1 and alpha S2, और alpha S1, 2 और बीटा के अराउंड kappa कैसीन है जो कि उसकी कवरिंग बना रही है, ठीक है जी। यहाँ तक इसको ये माइसेल है। अच्छा, अब अगर मज़ीद हम इसको थोड़ा सा देखें माइसेल्स के साथ साथ, अच्छा एक माइसेल की स्ट्रक्चर मेरे पास और भी है, मैं अगर आपको वो भी दिखा सकूं, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यस, दिस वन हियर, दिस इज आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ द माइसेल, लेकिन जो मैंने आपको पहले दिखाई है दैट वाज अ मोर क्लियर। उसके अंदर हमें नज़र आ रहा था कि कौन सा पोर्शन अल्फा बीटा, अल्फा S1 S2 का था और कौन सा पोर्शन जो है वो kappa का था। दिस वन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसके अंदर ये जो साइड पे ये हैं, दीज आर द फॉस्फेट ग्रुप्स व्हिच आर एक्सटेंडिंग आउट एंड व्हिच आर फॉर्मिंग द नैनो क्लस्टर्स, और kappa कैसीन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रीन ट्रेसेस। और इसके साथ साथ हमारे पास तो बेसिकली बताने का पर्पस ये है कि द कैसीन प्रोटीन्स व्हिच आर नॉर्मली प्रेजेंट इनटू द मिल्क एंड इन हाई कंसंट्रेशन दे आर प्रेजेंट इन द माइसेल्स, और माइसेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हुआ करता है, ठीक है। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, और या हियर दिस वन। अच्छा, एक और यहाँ पे जो चीज़ मैंने बतानी है, दिस इज अबाउट द कैसीन मैक्रोपेप्टाइड, जिसको हम CMP भी कहते हैं नॉर्मली। Okay, casein micelles actually they influence the several properties of the milk, and so the knowledge about their structure is important to comprehend the modifications which undergone by the milk. अच्छा, इसके साथ साथ जी इन माइसेल्स के अंदर ये जो कैसीन माइसेल्स अभी हमने पढ़े हैं इसमें कैल्शियम एग्जिस्ट करती है, और कैल्शियम जो है वो नैनोमेट्रिक एग्रीगेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करती है। And when these nanometric aggregates they combine with the phosphate group, they form the calcium phosphates. इनको हम कहते हैं नैनो क्लस्टर्स। अगर यहाँ पे देखें आप तो इसके अंदर ये phosphate groups हैं और इन माइसेल्स के अंदर कैल्शियम entrapped है। Now when this calcium will form will combine with these phosphate groups, it will form the calcium phosphate,
अब कैल्शियम फॉस्फेट जो है इनको इनकी प्रेजेंस को व्हेन द कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज हैविंग द क्लस्टर्स, इसको हम कहेंगे नैनो क्लस्टर्स। ये नैनो क्लस्टर्स का याद रखिएगा, ये अभी आगे मिल्क प्रोसेसिंग में इनका दोबारा से जिक्र आएगा कि व्हाट आर द नैनो क्लस्टर्स। सो नैनो क्लस्टर्स आर द कैल्शियम व्हिच आर entrapped in the casein and they have bond with the phosphate group, or so that's why they are termed as nano clusters। अच्छा, उसके अलावा जी अच्छा, अब जो अल्फा और बीटा कैसीन्स अभी हमने पढ़ी हैं, दे हैव द अफिनिटी टू बाइंड विद द कैल्शियम, और इनकी अफिनिटी जो है वो कैपा प्रोटीन की निस्बत ज़्यादा है, एंड इसी वजह से दे हैव देयर रोल टू इंट्रैप द कैल्शियम। और लेकिन जो माइसल का साइज है, एक्चुअली जो माइसल अभी हमने पूरा एक देखा है, उस माइसल का साइज दैट इज डिटरमिन्ड बाय द कैपा कैसीन, एंड सिंस दिस प्रोटियोफॉर्म एक्चुअली ये फॉस्फोरिलेटेड साइट्स हैं साइड पे, और कैल्शियम और कैपा कैसीन के लिए एफिनिटीज़ हैं, और कैल्शियम आके वहाँ पे इंट्रैप कर सकता है। सो इसी वजह से जो मिल्क में मौजूद कैल्शियम है दैट इज़ एक्चुअली इंट्रैप्ड विद द कैसीन, और कैसीन माइसल के साथ ये प्रेजेंट हुआ करता है। इसी वजह से अगर ये माइसल जो हैं ये ड्रॉप्ड हो जाएं या ये डिफ्यूज़ हो जाएं, तो कैल्शियम जो है वो मिल्क के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो? ये माइसल्स, ये नैनो क्लस्टर्स वगैरह वगैरह कुछ बात जहन में बन रही है? यस सर सर। ये जो स्ट्रक्चर है पाइसल्स का, इसमें एक दफा दोबारा से इसे बता दें, मेरा नेट थोड़ा डिस्टॉर्टेड था, कि ये जो लाइट रीजन्स हैं, लाइट सर्कुलर रीजन्स हैं, ये कौन सी चेन्स हैं, और ये डार्क चेन्स जरा बता दें। मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब्दुल राफे, इसके अंदर अगर हम देखें हियर दिस वन, तो इसके अंदर ऊपर ना ये की दी हुई है कैपा कैसीन, एंड साथ ही ये बीटा अल्फा S1 एंड अल्फा S2 कैसीन्स हैं। तो नॉर्मली ये पूरे का पूरा ये जो एक है, दिस वन इज कॉल्ड अ माइसेल। ठीक है, अब इस माइसेल के अंदर जो कोर रीजन है, दिस वन सेंट्रल वन, दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा S1, अल्फा S2 and the beta proteins, you know, the beta caseins, normally not the protein, they are the caseins and the types of the caseins। जो कैपा कैसीन है ये सराउंड करेगी हियर अल्फा और बीटा को लाइक दिस। अब जो कैपा है इसके साथ फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फेट ग्रुप्स भी अटैच्ड है। अब फॉस्फेट ग्रुप जो है वहाँ यहाँ से एक्सटेंड आउट कर रहा है, अब यहीं पे आके इस इंटरनल साइड पे यहीं पे कैल्शियम अटैच होता है, एंड व्हेन कैल्शियम इज फॉर्म द बॉन्ड विद द फॉस्फेट ग्रुप, तो इस केस में हमारे पास कैल्शियम यहाँ पे अटैच रहता है, और फिर हम कैल्शियम फॉस्फेट और इस क्लस्टर को हम नाम देते हैं दिस इज द नैनो क्लस्टर। और ये नैनो क्लस्टर जो है एक्चुअली दिस इम्पार्ट्स द चार्ज ऑन दिस माइसल, ये माइसल के ऊपर चार्ज प्रोवाइड कर देता है ये सारा कैल्शियम आयन, चूंकि कैल्शियम आयन्स है, एंड दिस इम्पार्ट्स द चार्ज ऑन द माइसल। तो ये याद रखिएगा कि माइसल्स के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की वजह से माइसल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये रिपेल करते हैं जिसकी वजह से मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने मिल्क से कर्ड बनाना है, मिल्क से योगर्ट बनाना है, या मिल्क से चीज़ बनाना है, तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि इन माइसल्स के सरफेस पे पाए जाने वाले चार्ज को रिड्यूस कर देते हैं। Whenever the charge is eliminated or the reduced, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि माइसल्स करीब आते हैं, अटैच करते हैं और एग्रीगेट बना देते हैं। इस एग्रीगेट की फॉर्म में मिल्क जो है वो लिक्विफाइड नहीं रहता, मिल्क जेलीफाइड हो जाता है, एंड देन वी चेंज इट्स प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। फिर हम उसको योगर्ट का नाम देते हैं, उसको चीज़ का नाम देते हैं, उसको कर्ड का नाम देते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल for the formation of yogurt, cheese and curd is that we change the charge on the micelles. Micelles come closer to one and each other, and they form the aggregates. They converted from the liquefied form of the milk into the jellified form, which is named as the curd. और कर्ड बाद में हमारे पास बनता है, योगर्ट बन सकता है, चीज बन सकता है, एनीथिंग एल्स। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। अब हम जितने भी मिल्क प्रोसेसिंग करेंगे जी, सर ये हम करते कैसे हैं, ये होता कैसे है, चार्ज कैसे कम होता है? चार्ज कैसे कम होता है ये अभी बताऊंगा, इससे अगली स्लाइड पे गालिबन
यस, ये मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम वाली इस पे बात होगी इसकी, ठीक है। और ओके इस पे ओके कुछ डेली इस पे कुछ डेली बेसिस के क्वेश्चन भी हम आपसे करेंगे कि व्हेन योगर्ट कंपोजिशन चेंजेस, और जब घर पे योगर्ट बनती है तो उसमें क्या होता है वगैरह वगैरह, तो उस पे भी बात हम करेंगे। लेकिन माइसेल्स पे भी बात कर रहे हैं। ये माइसेल्स बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको अभी तक इतना पता चले कि माइसेल्स का रोल क्या है और माइसेल्स होते क्या हैं और माइसेल्स की कंपोजिशन क्या है। अच्छा, अब कैसीन, एक यहाँ पे टर्म इस्तेमाल होगी कैसीन मैक्रोपेप्टाइड, CMP हियर, कैसीन मैक्रोपेप्टाइड। Casein macropeptide, that is actually the peptide which is present on the surface of that micelle, and that peptide is mostly made up of that kappa casein. तो ये जो पेप्टाइड है, this is playing the role, हाइड्रोफिलिक रोल प्ले करता है, और इस हाइड्रोफिलिक रोल की वजह से और अल्टीमेटली इस चार्ज की वजह से जो माइसेल्स हैं उनकी फ्यूजन इनहिबिट की जाती है। इसी वजह से मिल्क में ये मिल्क लिक्विफाइड होता है, और हम जब इसको जेलीफाइड करते हैं तो हम ये कैसीन मैक्रोपेप्टाइड्स को ब्रेक करते हैं, चार्ज को चेंज करते हैं, मिल्क के माइसेल्स फ्यूज करते हैं, यानी एग्रीगेट बनाते हैं, हम उसको कह देते हैं दिस इज द कर्ड। अच्छा जी, so the next one that we are going to discuss about that is the CMP। ये CMP की थोड़ी सी अगर डिटेल बात कर लें तो जो कैपा कैसीन है एक्चुअली ये इस CMP में और माइसेल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैपा कैसीन चूंकि एक प्रोटीन है, इसका जो C टर्मिनल एंड है और उस पर खास तौर पे उस पर कोई जो अमाइनो एसिड्स हैं, टर्मिनल अमाइनो एसिड्स हैं मोस्टली, दीज अमाइनो एसिड आर 64 इन नंबर, और दीज अमाइनो एसिड जो हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं माइसेल को, जैसा कि नेट चार्ज प्रोवाइड करना, कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड करना, और कुछ हाइड्रोफिलिक बिहेवियर प्रोवाइड करना। तो ये जो 64 अमाइनो एसिड्स हैं खास तौर पे विच इज प्रेजेंट ऑन द C टर्मिनल ऑफ द कैपा कैसीन, तो इस पोर्शन को हम नाम दे रहे हैं कैसीन मैक्रोपेप्टाइड का। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कैसीन मैक्रोपेप्टाइड का इन 64 अमाइनो एसिड का काम क्या है कि ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं माइसेल को। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये नेट चार्ज दे देते हैं अलॉन्ग विद द कैल्शियम। उसके अलावा ये 64 अमाइनो एसिड जो हैं ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक बिहेवियर देते हैं, और इस पोर्शन को हम कहते हैं CMP या कैसीन मैक्रोपेप्टाइड। और नॉर्मली ये कैसीन मैक्रोपेप्टाइड जो है ये कैसीन प्रोटीन से बाहर की तरफ एक्सटेंड आउट किया हुआ होता है। अगर यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर की बात करें जो अभी हम देख रहे हैं, तो इसमें जो लंबी लंबी लाइनें हैं दीज आर द फॉस्फेट ग्रुप। तो इसी तरह से जो CMP है वो भी इसी तरह एक्सटेंड आउट हुआ होता है बाहर की तरफ, CMP। और CMP चूंकि बाहर की तरफ एक्सटेंडेड आउट है, और अभी हमने देखा है कि CMP पे नेट चार्ज होता है, और उस चार्ज की वजह से ही CMP जो है वो डिफरेंट माइसेल्स को करीब नहीं आने देता, और मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, मजीद इस पे कुछ डिटेल्स को एक्सप्लोर करने। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम्स। सो अब हम उन एंजाइम से फोकस करने लगे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लॉट द मिल्क, एंड बाय क्लॉटिंग वी कैन कन्वर्ट द मिल्क इनटू योगर्ट, इनटू चीज, और इसके अलावा हम अदर प्रोडक्ट्स में मिल्क को कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली जो चीज और योगर्ट्स हैं दीज आर द जेल्स, ये मिल्क की जेल्स हैं। मिल्क जब लिक्विड फॉर्म में है तो ये मिल्क है, व्हेन इट इज इन द जेल फॉर्म दिस इज कॉल्ड कर्ड, और ये कर्ड से जेल फॉर्म में चीज हो सकता है नेक्स्ट, या ये योगर्ट हो सकता है। अब इसको जेलिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एग्रीगेट द कैसीन माइसेल्स। अब कैसीन माइसेल चूंकि पहले एग्रीगेट नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू द नेट चार्ज ऑन द CMP, एंड CMP इज इन द कैपा कैसीन। तो अगर किसी तरह से कोई ऐसे एंजाइम्स हों जो कि उस CMP पे मौजूद नेट चार्ज को खत्म कर दें, तो मिल्क जो है दैट विल बी एग्रीगेटेड। When the milk that will be aggregated, ये कर्ड बनेगा, तो इसके दो पोर्शन हमारे पास आएंगे। कर्ड यानी कि जो सॉलिडिफाइड पोर्शन होगा, जो जेलीफाइड पोर्शन होगा, वो कैसीन से मिलके बना होगा, और जो दूसरा रिमेनिंग वाटरी पोर्शन होगा दैट वुड बी द वे, और वे जो है वो लिक्विफाइड पोर्शन हुआ करता है। व्हेनेवर द मिल्क इज एग्रीगेटेड, कर्ड बन जाए तो वो कैसीन है, और जो पीछे लिक्विफाइड पोर्शन दैट इज वे,
और वे जो है ये भी यूजलेस नहीं, वे के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। एक उसके अंदर जो वे के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज द बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, दूसरी प्रोटीन जो है लैक्टोएल्बुमिन, तीसरा जो चीजें हैं वे के अंदर दैट इज लैक्टोज, लैक्टोज की काफी कंसंट्रेशन होती है वे के अंदर। इसके साथ साथ सॉल्ट्स, डिफरेंट सॉल्ट्स जो मिल्क के अंदर थे, नाउ दे हैव बीन एडेड इनटू द वे। तो जो वे पोर्शन है दिस इज आल्सो एनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स। अच्छा अब सॉरी, अब जो कैसीन एग्रीगेशन है ये कैसे होती है? सो दिस इज द वी हैव टू रिड्यूस द माइसल रिपल्शन, and whenever there is a repulsion in the mice, whenever the repulsion of the micelle has been reduced, micelles करीब आके aggregate बना देंगे और उसके केस में हमारे पास आ जाएगा एक वे एग्रीगेट जेल टाइप आ जाएगी एंड वी विल नेम इट एज अ कर्ड, योगर्ट, चीज, समथिंग समथिंग, कुछ भी उसको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो मिल्क जेल फॉर्मेशन है ये डिफरेंट तरीकों से इंड्यूस करवाई जा सकती है। या तो ये इंजामेटिक रिएक्शन से इंड्यूस करवाई जा सकती है, यानी कि माइसेल पे पाया जाने वाला नेट चार्ज खत्म करना है कैसे, या तो इंजामेटिक मेथड से खत्म हो सकता है, या हम एसिडिफिकेशन कर देंगे, मिल्क एसिडिफिकेशन। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो या किसी ने अगर घर में चीज़ प्रोडक्शन की कोशिश की हो, तो अक्सर मिल्क कोएगुलेशंस के लिए सिट्रस जूस या लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज एक्चुअली द एसिड, सिट्रिक एसिड। उस एसिड एडिशन जो है वो माइसेल्स में मौजूद नेट चार्ज को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे पास एग्रीगेट्स बन जाते हैं। So through the addition of the acid or the acidification of the milk, the micelles micelles can be aggregated. इसके साथ साथ the micelles can be aggregated by the reaction of the enzymes. अच्छा, अब इसमें मजीद अगर हम बात करें तो योगर्ट की अगर बात करें, in the case of the yogurt we do not have any acid or any enzyme, but we add the microorganisms into the milk. These microorganisms, they are the lactobacillus. They used to grow there, they produce the lactic acid, and this lactic acid will reduce the pH of the milk, and this reduction in the pH that would change the charge on the micelles, and micelles they will aggregate, और उसके रिजल्ट में एग्रीगेशन को हम कहेंगे दिस इज द योगर्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? भाई किसी को बात समझ में ना आई हो? आ गया सर। Okay, तो Khadija, the difference between milk and a yogurt is the aggregation of the micelles, and this can be done through the enzymatic reaction as well as through the acidification process. Okay जी। अच्छा जी, इससे पहले मुझे अगर आप लोग ये बता सकें कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एक पॉइंट मुझे और क्लियर करना। जी हसन। हम कह रहे हैं कि बाय डिक्रीजिंग पीएच हम लोग कर रहे हैं एग्रीगेट्स मिल्क को, ऐसे ही सर हम लोग H पॉजिटिव को निकाल रहे हैं बाय, तो मुझे लगता है कि रिपल्जन होनी चाहिए और ज्यादा। क्यों जी रिपल्जन क्यों होनी चाहिए? बच्चे देखें, यहाँ पे हम चार्ज टाइप की बात नहीं कर रहे, इधर दिस इज पॉजिटिव और द नेगेटिव, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मसला ये है कि माइसेल्स के ऊपर चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सारी माइसेल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज रिपेलिंग वन, बिकॉज रिपल्शन हो रही है पॉजिटिव की। अब यहाँ पे एसिडिफिकेशन करने का पर्पज है to reduce the charge, whatever that charge is present on the micelle, to reduce it, ताकि रिपल्शन कम हो। और इसमें हम चार्ज टाइप पे बात नहीं कर रहे कि H पॉजिटिव है या OH नेगेटिव है, we are not talking about it, we are just talking about the net charge that has been that is present on the casein, and that is due to that 64 amino acid terminal residues which are present on the C terminal। ठीक है, तो हम इस पे नहीं बात कर रहे। ओके चलें, सही है। इसके अलावा जी कोई मसला मसाइल?
एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको 3-4 बार मेल भी की थी। मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक कंफर्म कर दीजिएगा, आप प्रेजेंटेशन बनानी है। मिस सुम्बल शफीक बाजवा, अभी बच्चे सुबह भी यही बात हुई है, आपकी ग्रुप मेंबर ने भी मुझे याद कराया और मैंने भी आपको यही कहा था कि एट माय अर्लीस्ट कन्वीनियंस आई विल डू इट, सो डू नॉट वरी, जैसे मुझे इस टॉपिक को मिलेगा आई विल लेट यू नो। अभी बहुत टाइम है ओके हमारे सर। पास, सुबह बात हुई है इसमें। ओके सर, एक्चुअली मैंने सुना नहीं। थैंक यू। अच्छा, आप लेट आई होंगी ना, अभी सुबह इस पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा, अभी जो हम आगे बात करने लगे हैं, दिस इज अबाउट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से फेमिलियर हैं आप? व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन? प्लीज गूगल से देखे के बगैर बताइए। नेट चार्ज सर 0 हो जाता है। जी सर पता है। क्या बताएं फिर, पता है तो। जब किसी भी प्रोटीन पे कोई भी नेट चार्ज नहीं रहता, मतलब वो सर किसी न्यूट्रल हो प्रोटीन जाता है। में किसी प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन पे जो नेट चार्ज है वो 0 से इलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर सोच लें देन। ओके, एक्चुअली यू आर राइट। सर प्रोटीन पे चार्ज जो है मतलब नेगेटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही सही। So the isoelectric point is the point the pH actually. Isoelectric point is the pH at which there is a net charge on the protein that is 0, और जो मिल्क के अंदर CMP है या कैसीन, जो कैसीन के ऊपर चार्ज है, ये नेट चार्ज जो हमारा 0 होता है एट द pH फ्रॉम 4.6 to 4.8, और इस pH पे मैक्सिमम एग्रीगेशन होती है, और अगर इससे pH मज़ीद ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो फिर हमारे पास जो माइसल की एग्रीगेशन है ये डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसी वजह से जो योगर्ट है, योगर्ट के अंदर प्रोटीन की जो योगर्ट के अंदर जो pH है, दैट वुड बी एट एन ऑप्टिमम पॉइंट टू मेक इट गुड एग्रीगेट्स ऑफ द मिल्क माइसल्स। और ये रिडक्शन जो है इसको हमने पढ़ा है कि वी कैन डू दिस रिडक्शन विद द एडिशन ऑफ द एंजाइम्स एज वेल एज वी कैन ऐड सम एसिड्स इन इट। अच्छा, अब अगर मज़ीद हम इस पे बात करें, ड्यूरिंग मिल्क एसिडिफिकेशन, अब होता क्या है कि जब मिल्क की हम एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो माइसल एग्रीगेट्स तो बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही मोस्ट ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट दैट वाज प्रेजेंट देयर इनटू द कैसीन माइसल, this calcium phosphate that would be solubilized, ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। पहले ये उसके अंदर इंट्रैप्ड था माइसल के अंदर, अब चूंकि pH एसिडिफाई हो गई है, नैनो क्लस्टर्स बन गए हैं, और नाउ दैट माइसल दैट वुड बी सॉल्युबलाइज्ड। सो दिस वाज अबाउट इट। अब आगे चलते हैं द एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मिल्क क्लॉटिंग। उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये हमारे पास आता है द काइमोसिन। Chymosin enzyme जो है that is actually responsible to coagulate the milk in the neonate's stomach, और that has ability to retain for the longer period of time into the digestive system, and along with the pepsin it has ability to perform certain functions। और ये जो काइमोसिन है ये लैक्टेटिंग मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और लैक्टेटिंग मैमल्स में खास तौर पर जो यंग रूमिनेंट्स हैं लैक्टेटिंग मैमल्स के, उनके अंदर मौजूद है। सो और ये मौजूद जो है काइमोसिन फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टमक्स, जो र्यूमन है, ये रूमिनेंट्स हैं, इनके स्टमक के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। जो फोर्थ पार्ट है दैट इज कॉल्ड एबोमेजम, और एबोमेजम के अंदर काइमोसिन एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं ये स्टमक की स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जो एबोमेजम है हियर, दिस इज द फोर्थ पार्ट, फोर्थ portion of the rumen stomach, and that is present in the only ruminants, or sorry, this abomasum actually that contains the chymosin, or chymosin normally present there। अब काइमोसिन जो है, काइमोसिन का काम अभी हम डिस्कस कर रहे थे, काइमोसिन लैक्टेटिंग एनिमल्स में है, ख़ास तौर पे उसमें रेमिनेंट्स के अंदर, और इसका मैकेनिज्म क्या है कि दिस वुड हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड्स, और पेप्टाइड बॉन्ड्स हाइड्रोलाइज अलोंग विद द पेप्सिन, और इसके साथ साथ ये क्या करेगा कि ये हमारे पास एस्पार्टिक एसिड
एस्पार्टिक एसिड कैटालिटिक साइट्स प्रोवाइड करता है, और ये दोनों एंजाइम्स जो हैं पेप्सिन और काइमोसिन, इनको हम एस्पर्टेट प्रोटीएज का नाम देते हैं। एंड these enzymes which are responsible to break the peptide bonds, और उसके रिजल्ट में हमारे पास माइसल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से माइसल जो है they would be forming the aggregates, और ये जो एग्रीगेट्स हैं हमारे पास, इनको हम कर्ड और इनको हम कहते हैं कि दीज आर द जेलीफाइंग मिल्क, और इसमें बाद में योगर्ट और समथिंग जो भी हम बनाना चाहें। तो नॉर्मली जो काइमोसिन है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टमक ऑफ द बोवाइन, और बोवाइन नियोनेट्स जो हैं यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। और काइमोसिन प्रोडक्शन जो है ये एबोमेजा ऑफ काव्स में होती है, काव्स के एबोमेजा में से काइमोसिन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और ये रेनेट की फॉर्म में मार्केट में प्रेजेंट है। हमने ये इस चैप्टर के स्टार्ट में भी रेनेट के बारे में पढ़ा था, और ये जो एबोमेजा से डिराइव्ड काइमोसिन है दैट इज प्रेजेंट। और इसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्शन है काइमोसिन की, दैट वेरीज व्हेन द बोवाइन दैट इज फीडिंग ऑन द मिल्क, तो इसकी प्रोडक्शन डिफरेंट होगी। when the bovine is feeding on the grass, तो ये काइमोसिन एंजाइम की प्रोडक्शन डिफरेंट होगी। तो इनिशियली ये एंजाइम जो काइमोसिन था ये रेनेट की फॉर्म में फ्रॉम द एबोमेजम ऑफ द बोवाइन वहाँ से आइसोलेट किया जाता था, लेकिन फिर चूँकि मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ एनिमल राइट्स और सप्लाई और डिमांड के इश्यूज की वजह से नाउ दिस इज नॉट फिजिबल टू गेट दिस एंजाइम फ्रॉम द बोवाइन। नाउ दिस एंजाइम इज बीइंग produced from the recombinant DNA technology, और उसमें हमारे पास जो microorganisms, bacteria etc. हैं, they are playing their role in the production of this chymosin enzyme। अच्छा, अब चूँकि ये हमारे पास काफ़ी टाइम तक this rennet that was being produced from the stomach of the bovine, तो इसमें मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक छोटा सा कुछ स्टेप्स बताना चाह रहा हूँ कि which were involved in the isolation of the commercial rennet from the stomach of the bovine। तो इसमें कहते क्या थे कि बोवाइन के स्लॉटर के बाद उसके स्टमक का पोर्शन लेके उसकी वॉशिंग की जाती थी सेलाइन के साथ। After washing with the saline, that the portion of the stomach that was milled, इसकी ग्राइंडिंग की जाती थी, और जो मिल्ड मटेरियल था उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती थी विद द सेलाइन और 6 pH पे। अब इस 6 pH पे एक्सट्रैक्शन के रिजल्ट में द मोस्ट ऑफ द काइमोसिन पोर्शन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट। अब उस जो पोर्शन एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको हम कहते हैं प्री रेनिन। हियर दैट हैज बीन रिटन हियर, दिस इज द प्री रेनिन। इस प्री रेनिन की अगर एसिडिफिकेशन करवाएं तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेनिन, ठीक है। और दिस रेनिन दैट कैन बी इक्विलिब्रेटेड एट द pH 5.7, और फिर इस pH 5.7 पे इसको फिल्टर किया जाता था, और इस तरह से फिर हमारे पास प्यूरिफाइड रेनिन जो था दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। करना क्या है उसमें, काव का स्टमक उसको वॉश किया सेलाइन के साथ, मिलिंग की ग्राइंडिंग, उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट किया सेलाइन pH के साथ 6 pH पे सेलाइन के साथ, एसिडिफिकेशन की जिसने प्रो रेनिन को कन्वर्ट कर दिया रेनिन के अंदर, और फिर इक्विलिब्रेशन की एट द pH 5.7, और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से द काइमोसिन दैट वाज एक्सट्रैक्टेड आउट। बट in 1990s actually the FDA that approved the recombinant chymosin, or recombinant chymosin जो है that is being produced by the recombinant organisms। और सबसे important बात ये थी कि ये जो recombinant chymosin था that was having the 100% chymosin activity, और ये 100% chymosin activity की वजह से ही अब हम बोवाइन काइमोसिन की बजाय रिकम्बिनेंट काइमोसिन पे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस वाज द काइमोसिन दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनिशियली इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टमक, और 19th सेंचुरी से इस पे काम हो रहा था यूरोप में, और उसके बाद फिर ये 20th सेंचुरी के एंड पे आके हमने रेनिन की बजाय we tried to produce some artificial, not the recombinant renin, ठीक है। So with the advent of the biotechnology, different heterologous expression techniques that allowed the production of
that allowed the production of some required enzymes at the large scale with more efficiency. और इसी वजह से जो काइमोसिन की काइमोसिन जो है इसकी डिमांड, इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज काइमोसिन जो है दैट इज़ 80% ऑफ द ग्लोबल मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम मार्केट में। तो इसी वजह से फिर हम जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर सकते थे फ्रॉम द stomach of the bovine, so that's why it has been shifted toward the production of it. अच्छा जी, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? कुछ क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, फिर मैं आगे थोड़ा सा बता के तो फिर क्लास वाइंड अप कर दूँ। क्लियर है सर। चलिए सही है। अच्छा, एक बात जो रिकम्बिनेंट रेनेट के अंदर हमारे पास ज़्यादा एडवांटेजियस है वो ये है कि रिकम्बिनेंट रेनेट जो है ये 100% काइमोसिन एक्टिविटी देता है। मसला ये है कि जो हमारे पास पहले एंजाइम था जो हम बोवाइन से ले रहे थे हम काइमोसिन, वो 80% एक्टिविटी देता था काइमोसिन और 20% एक्टिविटी देता था पेप्सिन। अब पेप्सिन एक्टिविटी जो है वो इस केस में अनडिजायर्ड है, क्योंकि हमें काइमोसिन एक्टिविटी चाहिए और पेप्सिन एक्टिविटी जो है वो कुछ अनडिजायरेबल डिग्रेडेशन करती है कैसीन की। और दिस अनडिजायरेबल डिग्रेडेशन ऑफ कैसीन जो है इसको अवॉइड करने के लिए व्हेन वी शिफ्टेड ऑन द recombinant chymosin, so it was proved that it was observed that this does not have the pepsin activity. तो ये हमारे लिए मज़ीद बेनिफिशियल हो गया कि इसमें हमारे पास जितनी भी एक्टिविटी थी that was based on the chymosin activity. ठीक है, so this was all about for today's class, and if you guys have any question you may ask. और अगली क्लास के अंदर हम एक क्विज है आप लोगों का अबाउट द माइक्रोबियल स्पॉइलेज, और इसके साथ साथ अगली क्लास के अंदर हमारे पास प्रेजेंटेशंस हैं, 2 प्रेजेंटेशंस हैं, और फिर इसके अलावा हमने कुछ मज़ीद पढ़ना भी है अबाउट दिस एंजाइम्स। ये डेयरी एंजाइम्स के बाद हम चले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे फ्लोर एंजाइम्स पे, बेकरी एंजाइम्स पे, जिसमें फ्लोर में वीट फ्लोर में और उनकी कंपोजिशंस की बात करेंगे। तो उसके बाद हम फिर मूव करेंगे जनाब होपफुली टुवर्ड्स द विटामिन्स। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? नो क्वेश्चंस। सर प्रेजेंटेशन ये बताएं क्या हुआ प्रेजेंटेशन को? सर सवेरा बात कर रही हूँ, हमारी और सेरा प्रेजेंटेशन मेरे थी जेहन आज। से निकल गया, मैं लेक्चर पढ़ाते इतना इमोशनल हो गया, मेरे जेहन से निकल गया। अभी आप लोग अगर ना दें तो अगली क्लास में दे लीजिएगा, अगर कोई मसला है तो अभी दे दें प्रेजेंटेशन। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी भी दे सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में भी दे देंगे। ऐसे करें नेक्स्ट क्लास में दे दीजिएगा, अभी आपकी जो क्लास है वो आपको बुरा भला कहेगी, आप उनका टाइम लेंगे। तो वैसे मेरे जेहन से ही निकल गया कि आपकी प्रेजेंटेशन थी आज, मैं पढ़ाने के चक्कर में लगे। सो वी विल टेक योर प्रेजेंटेशन एट द हाँ नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, और फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपकी ले लेंगे, ठीक है? ओके ओके सर, वेरी सॉरी, मेरे जेहन से निकल गया। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। ओके, अब्दुल राफी पीरजादा। प्रेजेंट। अच्छा, चलो इतनी दफ़ा प्रेजेंट। अदीन खान। यस सर। आफाक अहमद। He is not here. Ali Raza. Alina Batul. Alina. She is not there. Amtur Rahman Tuba. Present, sir. Arij Mateen.
आयशा लोधी, प्रेजेंट आयशा सर। जमान, सर रीच प्रेजेंट है, उसका म्यूट है। तो मुझे कैसे पता चलेगा शी इज प्रेजेंट? सर हैंड ओके रेज एंड भी नहीं ऑप्शन ऑन हो रही थी। अच्छा चले। और आयशा जमान शी इज देयर। ओके और दुरे रमीशा आरिफ, अफीफा वो मैं आपका नाम मिस कर गया था, मैंने आपका जो आपने हैंड रेज किया उसको देख के मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। दुरे रमीशा आरिफ शी इज नॉट देयर एंड ईशा फातिमा शी इज नॉट देयर। फैसल बशीर प्रेजेंट सर। हाफिजा मारी जी जी Yes, सब sir. हाफिजा मारिया उस्मानी राना। Yes, sir. ओके हसन रजा, Sir. हसन रजा, Yes, sir. हुमा माजिद, प्रेजेंट सर। जवेरिया इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ओके हुमा आर यू देयर? हुमा अब नेक्स्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी 2 प्रेजेंटेशंस, तो आप लोग फिर अगर नहीं देना चाहते तो आपका ऑप्शन है, इट्स अप टू यू गाइस। तो सर फिर थर्सडे को होगी या फिर हमारी अपनी मर्जी से? नहीं आपकी फिर अगले मंडे को होगी। मंडे को? ओके सर। एक तो मंडे ये आ रहा है ना, इसके बाद वाला जो मंडे होगा ना जी। फिर उस पे होगी, ठीक है। अगर आप इस मंडे को देना ओके। चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर आप इस मंडे को ना देना चाहें दोनों तो फिर आपकी अगले मंडे को है। ओके सर। Okay, जवेरिया थी प्रेजेंट थी, जवेरिया अरशद। सर। ओके खदीजतुल कुबरा, Yes, sir. खंसा शहजादी, कौकब इमरान, लाइबा ताहिर, Present, sir. ओके एंड महनूज। Present, sir. प्रेजेंट Okay. सर। कौकब इमरान यू आर नॉट देयर। सर जिंदा हूँ सारी क्लास में, तो आपके साथ बातचीत तो चूक अटेंडेंस तो बोलो, सारी क्लास में तुम हो तो इसका मतलब अटेंडेंस नहीं बोलोगे तुम। ओके माहरुख खालिद शी इज नॉट देयर। मरियम, मैं तो मालूम है। ओके मोहम्मद असद रियाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल यस सर। और कमरान भट्ट यस सर। और मोहम्मद नईम यस सर। और मोहम्मद नुमान अजीज। यस सर। नुमान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। दैट्स गुड। ओके निम्रा शी इज नॉट देयर। रेशमा, Present, sir. रोहा अहमद, प्रेजेंट सर। सज्जल वकास, समिया सज्जाद, सौलत नवाज शाह जी। प्रेजेंट सर। गुड एंड सवेरा उसके बाद प्रेजेंट। सैरिश सईद, Yes, sir. Present. शहजादी सखी, जी sir. सिद्रा नूर, Present, sir. सिमरा आरिफ, प्रेजेंट सर। सिमरा के बाद सुम्बल प्रेजेंट थी, ताबिश आरिफ, यस सर। Present. उसामा हैदर, यस सर। वजीहा उरूज, जी sir. जैन अब्बास, Yes, sir. Zan, how are you? Alhamdulillah, sir. That's good. बड़े एक्टिव हो तुम, इंस्टाग्राम पे हैं। सर मेरी ज़ैनब हयात। देख लें सर, कोकब से इम्प्रेस हूँ मैं सर। कैसे इम्प्रेस हो? सर एक बात कोकब करनी से। सर मेरी भी लगा दें अलीना बतूल। अलीना आप बाबा आ गई हैं बच्चे कहीं से, तो आपको कह रही है अटेंडेंस लगा दें। खुदा के खौफ किया करें, लगा दिया वैसे मैंने नहीं अटेंडेंस। सर मैं इधर ही हूँ। हाँ इधर नहीं तो अटेंडेंस क्यों नहीं बोली, पूरी अटेंडेंस गुजर गई और आप यू वर नॉट देयर। अब आपको किसी ने ओके सर। बताया क्या आज?
ओके, किधर हैं आयशा लोधी? आप कुछ कहना चाह रही थी बच्चे? सर आपने ना 30 नवंबर वाला जो सेल एंड टिश्यू कल्चर का लेक्चर है वो आपने 2 बार अपलोड किया हुआ है और 3 दिसंबर वाला मिसिंग है। ठहरे, मुझे लिख लेने दें कहीं। मुझे मारूख खान ने पिछली दफ़ा कहा था और मैंने इनसे कहा था कि मुझे ईमेल करके डेट बता दीजिएगा, मैं उसको अमेंड कर दूंगा, बट वो बिजी है, उनके पास टाइम नहीं होता। ओके, मुझे बताइए ज़रा बच्चे, आपने क्या लिखवाया मुझे अभी? सर जो 30 नवंबर वाला है ना वो आपने 2 बार अपलोड किया हुआ है, एक बार 30 नवंबर की डेट से और एक बार 1 दिसंबर की डेट से। सेल कल्चर का? जी सर। अच्छा, और सर और 3 दिसंबर वाला मिसिंग है। अच्छा 3 दिसंबर वाला जो है, मेरा ख्याल है कि वो टीए ने ना उसका लिंक दे दिया है एलएमएस पे, जो आपका 8 सेशन था ना सेल कल्चर का, उसमें उसका लिंक है। अब एक दफ़ा वहाँ से देख लीजिएगा, अगर ना मिला तो मुझे बता दीजिएगा। सर आज चलें, क्विज है हमारा सेल कल्चर का। हाँ जी। ओके जी, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।